पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंस के बारे में। अब कन्वर्जेंस जो है, इसमें क्या हो रहा है, दो प्लेट जो है एक दूसरे के साथ क्लाइड कर रही हैं, दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ जाके टकराती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस डिपेंड करता है जो टकराने के बाद क्या चीज होगी, इस पे ये डिपेंड करेगा किस चीज पे कि क्या चीजें टकरा रही हैं, ये प्लेट्स का नेचर क्या है टकराने के लिए। पहला, अगर एक तरह कन्वर्जेंस होता है जिसमें दो ओशियानिक प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं। दूसरा एक कन्वर्जन होगा जिसमें एक ओशियानिक प्लेट होगी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। तीसरा होगा जिसमें दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं। तीन टाइप के जो है आपके यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ओशियानिक प्लेट जो है वो होती है कंपैरेटिवली हैवी, ठीक है कि नहीं। ओशियानिक प्लेट जो है वो कंपैरेटिवली हैवी होती है, एंड जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो कंपैरेटिवली लाइट होती है। इसको ध्यान से समझो क्यों, अब आगे रॉक सिस्टम में और डीपली बताऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ओशियानिक प्लेट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की रॉक की बनी होती है। जनरली उसमें मोस्टली क्या होता है, बसॉल्ट होती है ना, रॉक, इग्नियस रॉक होती है, बसॉल्ट। और एक जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो बनी होती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉक की, इग्नियस रॉक की, जिसे हम कहते हैं ग्रेनाइट, ठीक है जी। सो पहली वाली जो है बसॉल्ट, बसॉल्ट जो है कंपैरेटिवली डेंस होती है एंड हैवी होती है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो जनरली किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ग्रेनाइट की। ये भी एक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक है, बट ये कंपैरेटिवली क्या होता है, लाइट होता है। हैवी लाइट का क्या फंडा है, बसॉल्ट में जो है सिलिका का कंटेंट कम मिलता है, ग्रेनाइट में सिलिका का कंटेंट बहुत हाई मिलता है। इस करके कंपैरेटिवली लेस डेंस होती है, लेस डेंस होती है, एंड ये कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस होती है, मोर डेंस। तो दैट इज वाई जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर होता है कंपैरेटिवली हैवी होता है, और जो सॉरी आपका ओशियानिक जो लिथोस्फीयर होता है कंपैरेटिवली हैवी होता है, कॉन्टिनेंटल जो आपका लिथोस्फीयर होता है कंपैरेटिवली लाइट होता है, ठीक है कि नहीं। अब पहला कन्वर्जन देखते हैं। पहले कन्वर्जेंस में हम लोग, ठीक है, पहला कन्वर्जन है आपका ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जन। यहाँ पे दोनों ही हैवी प्लेट्स क्या मिल रही हैं, टकरा रही हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जो ज्यादा हैवी प्लेट होगी वो क्या करेगी, टकराएगी, आएगी, टकराएगी, और ज्यादा हैवी प्लेट क्या करेगी, लाइटर प्लेट के नीचे निकल जाएगी, ठीक है जी। हैवी प्लेट आती है, टकराती है, दोनों ही ओशियानिक प्लेट्स हैं, बट क्या होगा, जो हैवियर प्लेट होगी वो क्या करेगी, वो नीचे चली जाएगी। और जब ये नीचे जाएगी तो क्या करेगी, इस वाली साइड में जो दूसरी वाली प्लेट है आपकी, लाइटर प्लेट है, उसको कंपैरेटिवली राइज कर देगी। सो यहाँ पे इस तरह से बेसिकली टकराना होता है ये, एंड उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे राइजिंग हो जाती है, इस तरह से राइज हो जाता है। नीचे गया, ये नीचे कहाँ चला गया, नीचे चला गया स्टेनोस्फेयर में, लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर नीचे स्टेनोस्फेयर है। सो आए, टकराए, एंड टकराने के बाद क्या हो गया, ये इस तरह से यहाँ से राइज कर गई, ठीक है। फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल इज लाइक समथिंग, ये ओशियानिक प्लेट है, ये दूसरी ओशियानिक प्लेट है, दोनों आई, टकराई, एंड देन क्या होगा, हैवियर जो ओशियानिक प्लेट है वो लाइटर ओशियानिक प्लेट के नीचे चली जाती। ये नीचे क्या है आपका, ये ऑल इज स्टेनोस्फियर, नीचे जाती है तो क्या होगी, ये मेल्ट कर जाएगी, ये सारा मेल्ट हो गया। मेल्ट होने से क्या हुआ, और यहाँ पे टकराने से क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, दरारें पड़ गई। दरारें पड़ने से क्या हो गया, मेल्टेड जो रॉक्स है ऊपर आ जाती हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने में मिलते हैं, यहाँ पे आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने में मिलते हैं, फोल्डिंग हो जाती है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। टकराया एंड ये बेंड हो गया, बेंड होने के बाद ऊपर क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए, ठीक है। और इन माउंटेन्स में क्या होता है, दरार, बीच में दरारें होती हैं, दरारों से नीचे जो है आपका जो रॉक नीचे गई होती है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, आपके वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। और इनके ऊपर क्या है, सारा इसके ऊपर इट्स ऑल वाटर, है ना, वाटर है। एंड ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा डीप वाला एरिया है। इस तरह से ये ज्यादा डीप वाला एरिया है। ये डीप एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मतलब क्या, ट्रेंचेस मींस खाई। समुद्र के अंदर जो आपकी खाइयां बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली इस तरह से सबडक्शन हो रही है, एंड इस तरह से आप देखते हो दो एरियाज में, ये प्लेट एक अंदर जा रही है, ये प्लेट ऐसे ऊपर को उठ रही है, एंड ये रीजन जो है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेंच। एंड जनरली यहाँ पे आपको फोल्डिंग होती दिखती है, एंड यहाँ पे क्रैक्स पड़ते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जन, सारा सर्च, हर चीज, सारी चीज किसके अंदर हो रही है, ये हो रही है ओशियन के नीचे, ठीक है। ये आपको क्या देखते हैं, ओशियन के नीचे होते दिखते हैं। अगेन यहाँ पे आपको फिर क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एक वोल्केनोस बनते दिखेंगे,
ठीक है जी। सेकंड यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, अर्थक्वेक्स आते दिखेंगे। एंड थर्ड यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ट्रेंचेस बनती आपको दिखती हैं। ठीक है जी, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी, ट्रेंचेस बनती दिखती हैं। अब यहाँ पे देखो जो वोल्केनोज आते हैं वो अलग तरह के वोल्केनोज होते हैं, वो होते हैं कॉम्पोजिट टाइप के वोल्केनोज। जो डाइवर्जेंस में वोल्केनोज बन रहे थे, नीचे का रॉक जो है वो बाहर निकल के आ रहा था, रॉक कौन से थे, बसाल्टिक रॉक थी। एंड ये कंपैरेटिवली इजी फ्लोइंग वोल्केनोज होते हैं। ठीक है कि नहीं। जो यहाँ पे वोल्केनोज बनते हैं, देखो ये रॉक्स मेल्ट हुई बट ये यहाँ पे आके क्या कर रही हैं, ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं एंड उससे बहुत सारा सिलिका ऐड हो जाता है। और ये जनरली कौन सी किस तरह के वोल्केनोज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज। ये बहुत जोर के फटते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, सो वोल्केनोज दोनों में बन रहे हैं बट वहां पे डाइवर्जेंस में किस तरह के बन रहे हैं, सिंपल नॉट सो एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनोज बनते हैं जहां पे लावा बहुत इजीली फ्लो कर रहा है, बसोल्टिक वोल्केनोज इन्हें हम कहते हैं। एंड इस साइड में हमें क्या बनता है, जनरली ग्रेनाइटिक वोल्केनोज आपको देखने में मिलते हैं, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट टाइप वोल्केनोज। ठीक है ना, अभी वोल्केनोज में आगे और डीप में बताऊंगा, बस ऊपर ऊपर से देख लो। सेकंड, यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स आते हैं दे आर वेरी डीप सीटेड अर्थक्वेक्स, बहुत ही डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं। क्यों, बिकॉज देखो अर्थक्वेक आता कैसे, आई टकराए, जब टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाला जो रॉक है, ये वाली जो प्लेट है क्या कर रही है, ये प्लेट इसको नीचे को खिसका रही है, ये प्लेट नीचे को जा रही है। एंड कई कई बार क्या होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन या बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या कह सकते हो आप, क्या कहते हैं, ये वाली प्लेट भी साथ में जो है क्या करती है, इलास्टिकली टाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक एनर्जी या फिर जो आपकी प्लास्टिक एनर्जी ये कंजर्व होती है विद टाइम। इवेंचुअली क्या होगा, जब ये एनर्जी बहुत ज्यादा जुड़ जाएगी, एडअप हो जाएगी, तो व्हाट विल हैपन, स्नैप्स होते हैं, इस तरह के स्नैप्स होंगे। ठीक है ना, ये जो इवेंचुअली ये स्नैप्स होते हैं दे रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिमर्स, बहुत सारे इस तरह के कंपन निकलते हैं एंड दैट इज हाउ अर्थक्वेक कम्स। ठीक है कि नहीं। सो जब इस तरह की एनर्जी यहाँ पे, ये फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो जाती है और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अंडरस्टूड। ये अर्थक्वेक जो है बहुत डीप सीटेड हो सकते हैं, कई बार ये 200 किलोमीटर नीचे आते हैं, एवरेज 100 किलोमीटर से नीचे आते हैं आपको। क्यों, बिकॉज ये बहुत नीचे जाके होता है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में हो रहा है, जबकि डाइवर्जेंस में ये ऑन दी सरफेस, क्लोज टू दी सरफेस हो रहे हैं। ठीक है, क्लोज टू सरफेस हो रहे हैं, इसमें जो है बहुत ज्यादा डीप में जाके ट्रेंचेस के नीचे आते हैं इस तरह के इस तरह के अर्थक्वेक्स, बहुत डीप सीटेड अर्थक्वेक्स होते हैं। जितना अर्थक्वेक डीप सीटेड होगा उतना ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम करेगा। ठीक है कि नहीं। चलो एनी चीज, थर्ड चीज जो हमने यहाँ पे देखी वो क्या बनते हैं यहाँ पे, वो बनती है ट्रेंचेस। अंडरस्टूड, ट्रेंचेस बनती है। तो तीन चीजें आपको यहाँ पे बनती हुई दिखती हैं, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड ट्रेंचेस। सेकंड इज आपका कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस। ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। ठीक है जी। ओशियानिक में भी क्या होता है, हेवियर ओशियानिक प्लेट लाइटर ओशियानिक प्लेट के नीचे चली गई। सिमिलरली जब कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक कन्वर्जेंस होता है तो उसके अंदर भी ओशियानिक प्लेट क्योंकि वो भारी है, वो क्या करेगी, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती। ठीक है जी, सबडक्ट कर जाएगी, नीचे चली जाएगी एंड नीचे जाने से क्या होगा, अगेन वही फिनोमिना होगा जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है नी, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ये हैवियर ओशियानिक प्लेट, अगेन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, ये नीचे चली जाएगी, इधर दिखाता हूं, ये इस तरह से नीचे चली जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, हम लोग को यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग और क्या देखते हैं, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, बिकॉज कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है। जब ये इस तरह का कोलिजन होता है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, इलास्टिक ज्यादा होता है और बेंड हो जाता है। एंड इस तरह की बेंडिंग से आपको यहाँ पे पर्वतमालाएं देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंट वाली साइड में जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, बहुत लंबी लंबी चेंज देखने को मिलती है माउंटेन्स की। ठीक है कि नहीं, इस तरह की लंबी चेंज माउंटेन देखने को मिलेगी। और बाद में वही वोल्केनिक इरप्शंस तो हो ही रहे यहाँ पे, वोल्केनोज होंगे, डीप सीटेड आपके अर्थक्वेक्स आएंगे, और इस तरह समुद्र वाली साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगी, ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। इसी तरह से जो आपकी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं जैसे रॉकीज हैं, एंडीज हैं, वो इसी तरह से बनी है। ठीक है, रॉकीज एंड एंडीज हो गए आपके, या फिर आपके एटलस माउंटेन सिस्टम्स हो गए। एटलस कहाँ पे है, एटलस अफ्रीका में एटलस। ठीक है, सो एटलस माउंटेन सिस्टम्स है आपकी, एल्प्स हैं आपके, इसी तरह से बनी है। अंडरस्टूड। फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हाथ का फंडा नहीं समझ में आया, पूरी जिंदगी में हाथ के फंडे समझाया तो तभी इस तरह से समझा रहा था, इसमें देख लो यार, इसमें बेटर समझ में आ जाएगा। देखो ये आप ओशियानिक में भी लगा सकते हो, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल में भी, ये कॉन्टिनेंट है
कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर लिखा हुआ है, ओशियानिक लिथोस्फीयर। अब इसने अलग अलग लिखा हुआ है, ओशियानिक क्रस्ट लिखा है, लिथोस्फीयर अलग लिखा है, बट आप समझ गए बात को है ना। क्रस्ट एंड आपका नीचे वाला मेंटल वाला पार्ट, अपर मेंटल वाला एंड क्रस्ट वाला पार्ट इज लिथोस्फीयर। आए टकराए, हैवियर ओशियानिक प्लेट नीचे चली गई, ये स्टेनोस्फीयर में गई, यहाँ पे मेल्ट हो गई। मेल्ट होने से क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह के मैग्मा राइज किया। जब ये इस तरह से टकराई तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इस तरह के माउंटेन सिस्टम्स बन गए। क्रस्ट जो है ओशियानिक क्रस्ट, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेंड कर गया, इस तरह के माउंटेन सिस्टम्स बन गए। ठीक है कि नहीं, बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं बन गए। एंड यहाँ पे जो है अगेन वोल्केनिक इरप्शंस आपको देखने में मिल जाएंगे, बड़े डीप सीटेड वोल्केनोज आएंगे। देखो यहाँ कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन, सॉरी आपका अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे आपको अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट होते दिखते हैं। ठीक है कि नहीं, वेरी वेरी डीप, अराउंड लाइक देखो 100-140 किलोमीटर के आसपास में इस तरह से वोल्केनोस, सॉरी अर्थक्वेक्स निकल के आते हैं। एंड ट्रेंचेस, देखो यहाँ पे जो आपका अगर इस तरह देखोगे तो ये आपको क्या है, खाइयां देखने में मिलेंगी। ये सारी जो है ट्रेंच लाइन बन जाती है, बड़ी बड़ी खाइयां बनती है नीचे। अंडरस्टूड। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस इस तरह से होता दिखेगा आपको। सो यहाँ पे देखो, ये देखो ये नास्का प्लेट है, नास्का प्लेट इधर को जा रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट इधर को जा रही है। ये ऑल अलोंग इस लाइन में क्या बने हुए हैं आपके, माउंटेन सिस्टम बनाए हो। पहली पिक्चर को इमेजिन करो, दिस इज योर एंडीज। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे वोल्केनोस भी देखने में मिल जाएंगे, ओजास, जल सलाडो, देयर आर मेनी। ठीक है कि नहीं। उसके बाद इधर आ जाओ, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट इधर चलिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस तरफ को चलिए। एंड ऑल अलोंग दिस लाइन आपको क्या देखने में मिलते हैं, कौन सी पर्वतमाला देखने में मिल रही है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज रॉकीज। ठीक है जी, रॉकीज। सो नीचे एंडीज बन रही है, ऊपर रॉकीज बन रही है। कन्वर्जेंस, ओशियानिक प्लेट, नास्का प्लेट इज एन ओशियानिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट इज अ, ऊपर पैसिफिक ओशन है तो इट इज एन ओशियानिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है कि नहीं, लगा, अंडरस्टूड। सिमिलरली अफ्रीका में मैंने एटलस बताए, है कि नहीं। अब एटलस खुद देखो, खुद सोचो कहां पे मिलेंगे। देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ऐसे चली है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये ऐसे नीचे को आ रही है। एंड ये देखो ऑल अलोंग दिस लाइन, यहां पे आपको एटलस माउंटेन्स देखने में मिलती हैं। लग गया पता, ठीक है जी। वहां पे दिया नहीं हुआ तो जैसे मैं अब बता रहा हूं तो वैसे ही लगा लो पता, कोई चक्कर नहीं। ये वाला नहीं देखेंगे फंडा में, अभी इंडियन प्लेट वाला करते हैं बात। लगे 3 पर्वतमालाओं का पता चल गया कैसे बन रही है, अंडरस्टूड। चलो जी, अब आगे आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप के डाइवर्जेंस की। उससे पहले, हाँ इससे पहले 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बता देता हूँ। ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जन से कुछ इस तरह के आइलैंड्स बने हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है, यहाँ पे आइलैंड्स बनते हैं कई बारी। डाइवर्जन से भी, कन्वर्जन से भी आइलैंड्स बनते हैं अगर ओशियन के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस हुआ, ऊपर समुद्र है, कन्वर्जेंस हुआ, यहाँ पे वोल्केनोस बने, माउंटेन्स बने। विद टाइम कई बारी ये वोल्केनोस ऊपर इरप्ट होके आ जाते हैं एंड दे फॉर्म व्हाट, वोल्केनिक आइलैंड्स। इस तरह के वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है कि नहीं। वोल्केनिक आइलैंड देखो कैसे बनते हैं, फॉर इंस्टेंस हम लोग फिलीपीन आइलैंड्स की फॉर्मेशन देखते हैं। फिलीपीन आइलैंड्स, फिलीपीन आइलैंड्स वही मैप खोल के रखो, यहाँ पे भी देखते रहो साथ साथ में। देखो फिलीपीन आइलैंड्स में आपको एक मिल रही है फिलीपींस प्लेट, एंड ये आपकी जो है इट इज यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड एज सुंडा, सब प्लेट है, सुंडा प्लेट कहते हैं इसको, बट इट्स पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। तो आपका फिलीपींस प्लेट वाटर हैवी ओशियानिक प्लेट है, यूरोशियन प्लेट जो है आपकी इट इज दिस सुंडा वाला पार्ट, ये इसका लाइट है, आ रही है पैसिफिक प्लेट आ रही है, प्लेट जो है नीचे चलेगी, फिलीपींस वाली प्लेट नीचे चलेगी, ये कर्व हो गए, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए। ऑल अलोंग दिस लाइन आपको क्या देखने में मिल रहे हैं, ठीक है जी, फिलीपीन आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। लगा पता, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीएससी में 2014 मेंस में, आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिलीपीन आइलैंड्स। ठीक है कि नहीं। सो इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको ये बेसिक थ्योरी पता है प्लेट टेक्टोनिक्स की तो इट इज वेरी इजी, और आपको प्लेट्स पता है कहां पे है। तो फिलीपींस प्लेट ओशियानिक प्लेट है एंड यूरेशियन प्लेट, ये आपको टकरा रही है। एंड जहां पे देखो कॉन्टिनेंटल वाले साइड में देखो क्या बन रहे हैं आपके, फिलीपीन आइलैंड्स बन रहे हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारी जो बेल्ट है बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे साउथ अमेरिका कोटापेक्सी हो गया, यहाँ पे बहुत सारे पिनाटुबो, बहुत देर एन नंबर ऑफ वोल्केनोज। ठीक है, एक हो गया। नीचे आ जो इंडोनेशियन आर्किपेलेगो भी देख लेते हैं। आर्किपेलेगो का मतलब क्या होता है? आर्किपेलेगो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग आर्किपेलेगो बोलते हैं। अगेन यहाँ पे देखो सेम वही फंडा है। नीचे देखोगे आप, ये क्या है? ये सारी आपका यूरेशियन प्लेट है, वही संडा वाला पार्ट है यूरेशियन प्लेट का। एंड ऑल अलोंग दिस लाइन, इस लाइन देखोगे ये क्या है आपका? दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या कर रही है? सुंडा प्लेट के साथ टकरा रही है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन का ओशियनिक पार्ट है प्लेट का, वो टकरा रहा है सुंडा प्लेट के साथ। ये सुंडा पार्ट जो कि यूरेशियन प्लेट है उसके साथ टकरा रहा है। एंड ऑल अलोंग इस लाइन क्या बने आपके? इस तरह के वोल्केनिक आइलैंड्स बने हुए। ठीक है, लाइव डायरेक्ट एग्जांपल आपको देखने में मिल रहा है। तीन चीजें बताई थी ना मैंने आपको, कौन सी? वोल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक्स एंड ट्रेंचेस, ये तीन चीजें। एंड आइलैंड्स, ये सारी चीजें देखने की आपको यहाँ पे मिलती हुई। ठीक है, ऑल अलोंग दिस लाइन फिलीपींस, यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ये आइलैंड देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको अगेन आपको यहाँ पे अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस बहुत सारे देखने को मिलेंगे फिलीपींस में। इंडोनेशिया में दिस इज, यहाँ पे देखो ये आइलैंड, ये वाला जो आइलैंड, दिस इज अनक क्राकाटोआ। क्राकाटोआ, क्राकाटोआ। ठीक है, बड़ा कैंट सा वोल्केनो है। लास्ट टाइम फटा था 1800s में, तो 3000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में इसकी आवाज आई थी। ठीक है जी, और 200 दिन तक यहाँ पे पूरा ऐश क्लाउड बना हुआ था, बड़ा मजा आया था। मतलब मजा तो नहीं आया था, बट चलो, काइंड ऑफ सेलेस्टियल फिनोमेना, बड़ा खतरनाक सा वोल्केनो यहाँ पे। तो तभी मेरे को याद आ गया ना क्राकाटोआ। रिसेंटली इसमें से दोबारा गैस निकलनी स्टार्ट हो गई है, तो प्रॉब्लम दे सकता है नियर फ्यूचर में। बट अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कलाइडिंग विद कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट या संडा प्लेट। एक हो गया वोल्केनोस। बहुत ही डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं। 2018 में इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था, 400-500 लोग मरे थे। ठीक है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं एंड बहुत डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक्स आते हैं। फिलीपींस में, इंडोनेशिया में आप देखना हर दूसरे साल बड़ा डीप अर्थक्वेक आएगा। 2018 में भी रिसेंटली आके हटा है। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है कॉल्ड एज पालू आइलैंड। ये अर्थक्वेक यहाँ पे आया था, अर्थक्वेक से सुनामी बनी थी, और ये पालू जो सिटी है आइलैंड की, आइलैंड नहीं है पालू, ये सिटी है आपका, बिल्कुल कोस्ट में सिटी है, वो सारी सिटी को उड़ा दिया था। 300 कुछ लोग मरे थे। ठीक है कि नहीं? चलो, एंड वोल्केनोस तो मैंने आपको बताई दिया अनक क्राकाटो। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। वो ट्रेंचेस नहीं बताया मैंने आपको। ट्रेंचेस देखो, ट्रेंचेस भी है यहाँ पे बहुत सारी। ये फिलीपींस के आसपास में आपको ट्रेंच मिलेंगी। देखो फिलीपीन ट्रेंच है यहाँ पे। ट्रेंच यहाँ पे दी नहीं होगी, बट आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेगी ओशियन वाले पार्ट में अपने। आगे आ जाओ, ये अभी ये खत्म नहीं हुए, 2-3 और हैं। कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स कैसे बने? ये भी ऐसे ही बने हैं। कैरेबियन आइलैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कैरेबियन आइलैंड्स। अगेन यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स टकरा रही हैं। ठीक है, ऊपर से एक बड़ी प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इधर आपको कैरेबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है, नास्का प्लेट है। ठीक है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये सारी यहाँ पे प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं कैरेबियन वाली साइड में। ठीक है कि नहीं? सो कैरेबियन प्लेट जो है यहाँ पे, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो कैरेबियन प्लेट के नीचे जा रही है यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको सारी जगह क्या देखने को मिलेंगे? आपको कैरेबियन आइलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जमैका, किंगस्टन, वाले सारे आइलैंड्स कैरेबियन आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंच भी देखने को मिलेगी कॉल्ड एज पोर्टो रिको ट्रेंच। अभी ढूंढने मत बैठ जाना, छोड़ दो पूरे। पोर्टो रिको, अंडरस्टूड? सेम फिनोमिना। जापानीज आइलैंड्स, बड़ा ही मतलब काइंड ऑफ वेरी गुड फिनोमिना। अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स को देखना है तो यहाँ पे जापानीज आर्क की फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 प्लेट्स, 3 प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं। ठीक है, 3 बड़ी प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं। पहला जो है आपका यूरेशियन प्लेट, देखो ये यूरेशियन प्लेट है। देन सेकंड वन इज आपकी पैसिफिक प्लेट, एंड थर्ड इज आपकी फिलीपींस प्लेट। 3 बड़ी प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं। ठीक है, ऊपर वाली साइड में, नदरन वाली साइड में, और ये तीनों प्लेट्स मिल कहां पे रही हैं? ये एक बड़े आइलैंड के पास में मिल रही है, दिस इज होन्शु। ठीक है जी, पता ना इसके आइलैंड्स, पता ना, होन्शु, होकाइडो, शिकू, ये 3 आइलैंड मेन आइलैंड्स इसके। चलो नीचे होन्शु के पास में सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु। इसके पास में तीनों प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं। देखो ऊपर वाली साइड में, नदरन वाली साइड में
पैसिफिक प्लेट किसके नीचे जा रही है? यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नदरन आइलैंड्स। ठीक है कि नहीं? फिर सेंटर वाली साइड में क्या हो रहा है? सेंटर वाली साइड में पैसिफिक प्लेट जो है वो किसके? फिलीपींस प्लेट के नीचे जा रही है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल आइलैंड आर्क। एंड देन थर्ड इंटरेक्शन में फिलीपींस प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है एंड लीडिंग टू अनदर फॉर्म ऑफ आइलैंड। सो ये पहला थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इस तरह से बन रहे हैं, तीन अलग अलग इंटरेक्शन से। तीन तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, किस किस तरह का? पहला पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का, नॉर्थ वाली साइड में पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का, रिजल्टिंगली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं? ये सारे आपको वॉल्केनिक आर्क्स या आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना? इसके बाद सेंटर वाली साइड में पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस या फिलीपीन प्लेट भी है, फिलीपीन प्लेट के भी नीचे जा रही है। बिकॉज ऑफ दैट आपको इस साइड में वोल्केनोस या फिर आइलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिवली आइलैंड्स कम है। थर्ड इज फिलीपींस प्लेट यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, इस करके आपको जो है लोअर यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। सो ये सारा जो रीजन है इट इज वेरी वेरी एक्टिव टेक्टोनिकली, एंड ये सारी जगह में आपको क्या देखने को? डॉटेड वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलेंगे। ऊपर देखो कुरिल आइलैंड्स हैं, ये आपका कमचाटका प्लेट्यू है, कुरिल आइलैंड्स हैं सारे। देन उसके बाद हॉन्शू और सॉरी आपका ऊपर वाले का नाम मैं भूल गया। ठीक है, तो ये सारे जो आपके 1 2 3 ये सारे आपके जापानीज आइलैंड्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज आपको मिलते हैं, माउंट फुजियामा अगर सुनना है तो बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे आपको, एंड बड़े ही डीप अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ पे, एंड बड़े ही भयंकर अर्थक्वेक्स आते हैं, राइट? 7.7 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक्स आएंगे यहाँ पे। एंड वो आपको मैंने 2011 का फुकुशिमा डाइची का न्यूक्लियर डिजास्टर बताया था, इट वाज आल्सो कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के कारण ही होता, डीप सीटेड अर्थक्वेक आया था, उससे सुनामी बनी थी। ठीक है कि नहीं? सो बेसिकली क्या है, जापानीज आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुए, इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स की तरह भी पढ़ सकते हो इनको, एंड क्वेश्चन में मेंस में जो है इस तरह के जियोफिजिकल फिनोमिना पूछ लेते हैं कि ये आइलैंड कैसे बने हुए हैं। तो दैट इज वाई पढ़ाना जरूरी है, प्री मेंस इकट्ठा ही है। ठीक है, सो ये जो है टेक्टोनिक रिफ्ट आप देख सकते हो, यही मैप आपको अपने उसमें दे रखा है, एटलसिस में दे रखा है। देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह की लंबी लंबी लाइंस बनी हुई है, इसका मतलब दूर जा रहे हैं, एंड जहाँ पे इस तरह के देखो डॉटेड ट्राइंगल इस तरह के लाइंस बनी हुई है, इसका मतलब जो है कन्वर्जेंस हो रहा है। एंड ऑल अलोंग दिस लाइंस आपको क्या देखने को मिलेंगे? जो भी आप कह रहे हो कि ये तो नेचुरल डिजास्टर का मैप है, ऑल अलोंग दिस लाइन आपको जो है नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स यहाँ पे आ रहे हैं, देखो अर्थक्वेक्स वोल्केनो सारे यहीं पे आ रहे हैं प्लेट की बाउंड्रीज के ऊपर, क्योंकि यहीं पे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा एक्सट्रीम होता है। लगा पता? पक्का? चलो फिर आते हैं और एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना में, दिस इज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की बात करने लगे हैं अभी हम। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या होता है? अगेन इशू इज यहाँ पे कि दोनों ही जो है दे आर लाइट एंड नन ऑफ देम सबडक्ट्स। दोनों ही जो प्लेट्स हैं वो लाइट होती हैं, टकराती हैं, और कोई नीचे नहीं जाती है। देयर इज नो नीचे जाना। नीचे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? नीचे नहीं जाएंगे तो रॉक्स पिघलेंगे नहीं, रॉक्स पिघलेंगे नहीं तो क्या होगा? नीचे से जो है वोल्केनोस इरप्ट, नीचे से जो मैग्मा ऊपर नहीं आएगा, इसका मतलब वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, पहली बात। तो जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? जब नीचे नहीं जाएगा कोई तो क्या करेंगे? दोनों ही कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होगी? इंटेंस फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होगी। ठीक है, एंड फोल्डिंग से क्या होगा? माउंटेन्स बनेंगी। ठीक है कि नहीं? फोल्डिंग से क्या बनेगी? माउंटेन्स बनेगी। एंड एक और चीज, यहाँ पे नीचे मेंटल का कोई रोल नहीं है, बिकॉज जब ये टकराएंगे, ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक जब टकराएंगे ऊपर तो माउंटेन्स बन गई, नीचे क्या बन गया? सारा जो रॉक है मैश कर गया। रॉक मैश कर गया तो नीचे से कुछ ऊपर नहीं आएगा, मैश कर गया। इसको हम कहते हैं शूटर, अपना ज्योग्राफिक लैंग्वेज में से शूटर कहते हैं। शूटर इज नथिंग बट रॉक्स का मैश बन जाना। नीचे मैश बन गया और ऊपर से क्या होगी? फोल्डिंग होगी। और सिंस एक में, जब पिछले वाले में क्या था, हमने सबडक्शन देख रहे थे, सबडक्शन से जो माउंटेन्स बनेगी और फोल्डिंग से माउंटेन बनेगी, कौन सी ज्यादा हाई होंगी? इट इज फोल्डिंग से। जो डायरेक्ट फोल्डिंग से बनी है वो जो माउंटेन्स है दे आर कंपैरेटिवली हाई। इसी का एक एग्जांपल हमारे पास कौन सा है? इसी का एग्जांपल है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब हिमालयस का फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा पेक्युलर है। हुआ क्या था? ऑल अलोंग ये यूरेशियन प्लेट थी, एंड हम लोग जो है इस तरह से, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडिया वाला पार्ट है आपका। ठीक है, ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई
70 मिलियन साल पहले, 70 मिलियन ईयर्स अगो हम लोग कहाँ की तरफ चले? कौन सी एज चल रही थी उस टाइम पे 70 मिलियन साल पहले? जुरासिक एज। ठीक है जी। सो इट वाज जुरासिक एज। जुरासिक एज इस टाइम पे चल रही थी। इस टाइम पे डायनासोर राज कर रहे थे। एंड इस टाइम पे अब का जो इंडिया था वो किधर की तरफ चला? वो ऑस्ट्रेलिया, वो यूरोप की तरफ चला। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली सब यूरोप जाना चाहते हैं। इसके साथ में जो है हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे आसपास में सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं था। ध्यान से सुनो, दिस वाज नॉट ओनली अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसके साथ में जो ये वाला एरिया था, दिस वाज एन ओशियानिक क्रस्ट आल्सो। सो मिक्स प्लेट थी। ओशियानिक पार्ट भी था इसका, कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट भी था। ठीक है, चले 70 मिलियन, 40 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन साल पहले तक आते आते क्या हुआ? ये कोलिजन हुआ। ठीक है, इसके ऊपर जो है क्या होता था? इसके ऊपर एक वाटर बॉडी होती थी, इसको हम क्या कहते थे? तेथिस ही कहते थे। और कोई नाम ही नहीं मिला ज्योग्राफर्स को, तो तेथिस ही रख लिया। ठीक है, जहां पे मिला तेथिस रख लो। तेथिस क्या हुआ? ये इवेंचुअली आके टकराया किसको? ये कौन सी प्लेट है? दिस इज ओशियानिक। ये कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल। सो यहाँ पे पहला जो कन्वर्जेंस हुआ वो कौन सा था? ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का। ठीक है, विद टाइम ये आके टकराए, और जब टकराए ये यहाँ पे, तो उसे दिखाते हैं कलर से। वेट, जब ये इधर टकराए तो क्या होगा? ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में आपको पता है क्या होता है? पीछे जो है क्या बनी? पीछे माउंटेन्स बनी कि नहीं? पीछे माउंटेन्स बनी, और यहाँ पे क्या होगा? वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। ठीक है कि नहीं? वोल्केनिक इरप्शंस हुए। विद टाइम क्या हुआ है? सारा ओशियानिक प्लेट जो है वो कहाँ चली गई? वो इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली गई। नीचे चली गई, खत्म हो गया। बट इसका जो सेडिमेंट थे, जो यहाँ पे सेडिमेंट थे, किस चीज के सेडिमेंट थे? इस टेथिस सी के सेडिमेंट थे, वो यहाँ पे ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है ना? रेस्ट ऑफ इट ऑल वेंट अंडर, किसके? यूरेशियन प्लेट के। इसके बाद क्या हुआ? दिस कॉन्टिनेंटल इंडियन जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और ये यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये टकराई। इवेंचुअली इससे क्या हुआ? इससे ये सारा मटेरियल था, इट गॉट फोल्डेड। ये सारे जो एरिया है ये फोल्डेड हो गए, एंड दिस फोल्डिंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। ठीक है, सिंस सबडक्शन खत्म होगी, वो ओशियनिक प्लेट सारी टूट के अंदर चली गई। मान लो इतना एरिया जो है इट इज ऑल ओशियनिक प्लेट, पीछे वाला सारा कॉन्टिनेंटल, ये गया, ये इतना सारा नीचे चला गया, वोल्केनिक इरप्शन होते रहे, पर यहाँ पे आके खत्म हो गया। सारी वोल्केनिक प्लेट नीचे, सॉरी ओशियनिक प्लेट नीचे चली गई। बचा के यहाँ पे तेथिस सी का कुछ सेडिमेंट रह गया, और जब ये टकराए, ये टकरा के क्या हुए? दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, सो इस तरह से आपके हिमालयाज बने हुए। हिमालय जब इस तरह से टकराए, आपका ये इंडियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी, प्लेट टकराई, तो बीच में जो तेथिस का सेडिमेंट थे ये क्या कर गए? ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया, सारा पोर्शन ऊपर उठ गया, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ठीक है कि नहीं? इसके पीछे के जो माउंटेन जो पहले ओशियनिक कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से बने थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वहां पे आप कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है जी, अगर आप देख पाओगे तो इट इज कुनलुन शान, थीन शान, जो आपके माउंटेन्स देखने में मिलते हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द प्रीवियस कन्वर्जेंस ऑफ ओशियनिक पार्ट एंड कॉन्टिनेंटल पार्ट। ठीक है ना? कुनलुन शान, थीन शान माउंटेन्स जो पीछे, और जो उसके आगे जो बनी हुई है, दीज आर माइटी हिमालयस, दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। लगा पता? पक्का? ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे ओरिजिनल भी दिखा सकता था, बट चलो देख लो ध्यान से। वो यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा दे रखा है, 10 मिलियन साल के पहले टकराए, टकराने से यहाँ पे माउंटेन्स बने। अब देखो यहाँ पे इस साइड में, लेफ्ट वाली साइड में आपको देखने को मिलेगा ये रॉक्स जो है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये टकराया इवेंचुअली क्या हुआ, ये देखो रॉक्स ऊपर को उछल गई, रॉक्स ऊपर को उछली, तो ये देखो, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी देख सकते हो आप। विद टाइम ये ऊपर उछली एंड दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, ये तेथिस का सेडिमेंट है, तेथिस सी के सेडिमेंट है, ये भी बीच में क्या हुआ? ऊपर उठते रहे, और जो तिब्बतियन वाला रीजन है, तिब्बतियन प्लेट्यू बना है, उसमें सेडिमेंट्स बहुत मिलते देखने को। ठीक है जी, 5000 मीटर की हाइट पे भी आपको मछली के अवशेष मिले हैं। लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे मछली कहाँ से आई। ठीक है, कि ये तिब्बतियन वाले रीजन में, तिब्बतियन माउंटेन्स में मछली कहाँ से मिली?
तो हमने जब जियोलॉजिकली इसको देखा तो ये पहले क्या था, तेथिस सी था, जो कि अपलिफ्ट होके कंपैक्शन होके यहाँ पे बना, और वहां पे जो कोई सेडिमेंट कोई फॉसिल बचा होगा वो फॉसिल यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ये देखो इस तरह से यहाँ पे सूटर बन गया है, ये आए टकराए एंड बीच में सारी जो रॉक्स हैं मैश हो गई। ठीक है, इस मैशिंग से क्या हुआ, इवेंचुअली नथिंग कैन कम अप, सो इन हिमालयस में देयर इज नो वोल्केनिक एक्टिविटी, बट दिस इज नॉट अ वेरी यू कैन से होमोजीनियस फिनोमेना। जब दो चीजें टकराएंगे तो दरारें पड़ती हैं, पड़ती है कि नहीं पड़ती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे इस तरह क्रैक्स पड़े हुए हैं, क्रैक्स पड़े हैं, दरारें पड़ी हैं, बहुत डीप फिजर्स पड़े हुए हैं। इन फिजर से क्या होता है, कई बार मैग्मा ऊपर आता है और यहाँ पे कोई अंडरलाइंग वाटर का सोर्स पे इंटरेक्ट करता है, इस करके यहाँ पे आपको वो हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं या फिर वो गर्म पानी के सोते देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। मणिकरण गया कोई, तो मणिकरण वाले रीजन में, मणिकरण में वो गर्म पानी कहाँ से आ रहा है, इट इज बिकॉज नीचे जो है कोई वॉल्केनिक वेंट है और वहां से जो है पानी, वो वॉल्केनिक वेंट पानी के साथ इंटरेक्ट करती है, वो गर्म पानी ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर कोई पार्वती कुंड भी गया ऊपर, वो आपका खीर गंगा वाली साइड में, ठीक है, उस पानी में आप ज़्यादा देर तैर नहीं सकते हो, ज़्यादा देर उसमें रह नहीं सकते, क्यों, बिकॉज थोड़ी देर में रेडिश खुजली सी होने लग जाती है या फिर आपको सफोकेशन से होने लग जाएगी, बिकॉज ये नीचे से वोल्केनो से बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इवेंचुअली इस तरह से आपका हिमालयन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है नहीं, बट यहाँ पे क्या हुआ अगेन, कई बारी क्या हो रहा है, सेम वही फिनोमेना तो वही लग रहा है, आगे की जो ओशनिक प्लेट है वो अभी भी नीचे गई हुई है। ठीक है, और उन्होंने क्या कर रखा है, जो यूरेशियन प्लेट है उसको अभी भी नीचे को खींचा हुआ है, इस तरह से नीचे को खींच रही है। ठीक है, नीचे खींच रही है तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा, वोल्केनो अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे जब ये ऐसे स्नैप करेगी, जब ये स्नैप करेगी, जो इलास्टिक, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब नीचे जा रहा है ना तो इस तरह से इलास्टिक एनर्जी रुक रही है, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, रॉक्स पीछे को खींची जा रही है, इलास्टिक एनर्जी जो है कंजर्व हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्व हुई, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, ये इस तरह से स्नैप करेंगी, और इस तरह स्नैप करेंगे तो क्या होगा, बहुत डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आएंगे। तो यहाँ पे जो है इस रीजन इज नोन फॉर वेरी डीप सीटेड अर्थक्वेक्स, ये सारा रीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है जी, हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम्स अफगानिस्तान से यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ऑल अलोंग हिमालयाज अप अंटिल ईस्टर्न हिमालयस वाला रीजन, सारा रीजन जो है कन्वर्जेंस देख रहा है, कन्वर्जेंस के कारण जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्व होती है, और जब ये स्नैप करती है तो बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इवन साइंटिस्ट, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, साइंटिस्ट बोल भी रहे हैं कि बड़े टाइम से हिमालय में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, बिकॉज बहुत देर से कोई अर्थक्वेक हुआ नहीं है, इसका मतलब बहुत देर से एनर्जी जो है ये क्या हो रही है, ये पेंटअप हो रही है, इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी होगी तो क्या होगा, जब रिलीज होगी तो बहुत बड़े अर्थक्वेक आएंगे। इसकी एक झलक हमने 2015 में देखी थी, क्या हुआ था 2015 में, बता दो कोई, कौन सी झलक देखी थी हमने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए वैसे। 2015 में देयर वाज अ वेरी डेवस्टेटिंग, नॉट वेरी डेवस्टेटिंग, 7.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था आपका कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, काठमांडू वाले रीजन में मोर देन 9,000 पीपल डाइड, नेपाल अर्थक्वेक 2015 में। ठीक है जी, नेपाल लाइंग ऑन द लैप्स ऑफ हिमालयस, हिमालयस के लैप में। इससे पहले ही बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, जैसे उत्तरकाशी, अगर हम यहाँ की बात करें तो उत्तरकाशी वाला अर्थक्वेक। ठीक है जी, उत्तराखंड पीपल नो कि बहुत ज्यादा, इवन माइथोलॉजी में आ गया अब तो ये वाला, मतलब हम लोग माइथोलॉजी में फोल फ्लोर में बात करते हैं इसके बारे में, तो उत्तरकाशी अर्थक्वेक वाज सो डेवस्टेटिंग, है कि नहीं। तो ये वाला रीजन जो है इट इज ऑल वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक्स। फिर हम आ जाते हैं थर्ड टाइप के फंडे पे। थर्ड टाइप का जो आपका मूवमेंट है दैट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पे जस्ट जो है दो प्लेट्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, स्लाइड कर रही हैं, स्लाइड करने से जो है यहाँ पे अगेन सिर्फ क्रस्ट का मूवमेंट होता है, एज इन सच कुछ नया क्रस्ट बाहर नहीं निकलता, तो यहाँ पे आपको कोई वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नो वोल्केनिक एक्टिविटी, बट आपको यहाँ पे क्या मिलने, देखिए दरारें देखने में मिलती हैं, एक प्लेट इधर को गई, एक प्लेट इधर को गई, कई बारी जो है प्लेट के बीच में इस तरह से दरार पड़ गई, तो आपको इस तरह की बड़ी बड़ी दरारें देखने में मिलती हैं, जिन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, प्लेट्स के बीच में कई बार देखो जा रही है ना, तो प्लेट के बीच में कई बार गैप रह गया, प्लेट के बीच में गैप आ जाता है, पहले इकट्ठी होगी, जब हिल रही है तो प्लेट के बीच में गैप आ गया, इसके कारण यहाँ पे हम लोग बहुत सारी दरारें, खाइयां देखते हैं, दिस कॉल्ड एज फॉल्ट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल इज सैन एंड्रियस फॉल्ट। सैन एंड्रियस फॉल्ट जो है इट इज लाइंग बिटवीन, देखो जो आपकी नॉर्थ
अमेरिकन प्लेट है वो ऐसे जा रही है नीचे को, पैसिफिक प्लेट जो है ऊपर टकरा रही है, बट यहाँ से जो है कंपैरेटिवली इधर की तरफ निकल रही है। सो ये जो यहाँ पे इस रीजन में स्लिप हो रहा है, दिस स्लिप इज द ट्रांसफॉर्म स्लिप, दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है कि नहीं। इसी के ऊपर जो है आपके फेमस सिटीज बसी हुई हैं। कैलिफोर्निया का स्टेट है यहाँ पे, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, लास वेगस, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, ये सारे जो आपके बड़े बड़े सिटीज की हम लोग बात करते हैं सारी यहीं पे बसी हुई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फिनोमेना देखने को मिलेगा, दैट इज अर्थक्वेक्स। और अर्थक्वेक डिफरेंट टाइप के अर्थक्वेक होंगे, ऐसे अर्थक्वेक नहीं होंगे बिकॉज ऑफ ये स्लिप से बन रहे हैं, ये बेसिकली स्लिपिंग से बनते हैं, ठीक है। ये इस तरह की इलास्टिक एनर्जी से नहीं बनते, बेसिकली स्लिप से बनते हैं। स्लिप करते करते भी कई बार टकरा गए, टकराने से क्या हुआ, रुक गए, ठीक है, फ्रिक्शन से रुक गए, फिर सडनली झटका खा के रिलीज होती है एनर्जी, एंड इससे बहुत ज्यादा जो है बड़े अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नॉट दैट बड़े, बट अगेन अर्थक्वेक्स आर देयर, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको 2012 मूवी याद होगी, या ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी सैन एंड्रेस करके। ड्वेन जॉनसन तो पता सबको, बचपन में सबका हीरो रहा है, स्पेशली लड़के लोगों का। नहीं, द रॉक, क्या किसी को पता ही नहीं यार। अब देखो DD1 से मेरे को कोई कहानी याद नहीं आ रही, तो मैं DD नेशनल से कुछ नहीं बता सकता। शक्तिमान याद आ रहा थोड़ा, बस उसका कुछ ऐसे अर्थक्वेक से लेना देना नहीं है। 2012 मूवी तो देखी सबने, बड़ी हाइप हुई थी, ठीक है। नहीं देखी किसी ने? चलो आज का होमवर्क है कि आपको 2012 मूवी देखनी है, तो आप जो है आप उसको 2012, मूवी का नाम है 2012 है, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ था, जब जो बड़ा सा कैटाक्लिज्मिक इवेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वही सैन एंड्रियस फॉल्ट से स्टार्ट होता है। ये प्लेट इतनी ज्यादा खिसक जाती है कि इसके ऊपर जो सैन एंड्रियस, ये आपका ये जो सिटीज बसी हुई है सारी खाई के नीचे चली जाती हैं, ठीक है जी। जाके मूवी देखना, बड़ा मजा आएगा, आप समझ में आएगी। पहले तो सिर्फ एक्शन के लिए देख रहे थे। सेकेंड इज नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, ये आपको टर्की में देखने में मिलता है। एनाटोलियन प्लेट जो है माइनर प्लेट है वो इधर को जा रही है, एंड आपकी जो यूरेशियन प्लेट है वो इधर को जा रही है। सो इट इज बिकॉज यहाँ पे भी आपको स्लिप देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे टर्की में भी आपको काफी कंपैरेटिवली डीप वोल्केनोज अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लगा पता? 3 टाइप की चीजें हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, देन सेकंड इज सॉरी पहला आपका जो है कन्वर्जेंस, सो डाइवर्जेंस, सेकंड इज कन्वर्जेंस, थर्ड इज ट्रांसफॉर्म। अब इसी सिंगल पिक्चर में आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सम अप करके दिखाते हैं। करें, देखो सेंटर वाली लाइन में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रही है, कि नहीं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से मैग्मा ऊपर आ रहा है, एंड यहाँ पे आपको मिड ओशियानिक रिजेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ओशियानिक रिज, स्प्रेडिंग रिजेस देखने को मिल रही हैं। हो गया पहला पॉइंट। जब ये जा रही हैं, खिसक रही हैं, तो कहीं पे जाके जाएंगी, ये ओशियानिक प्लेट कहाँ चली गई, नीचे मेंटल में चली गई, और इसके साथ क्या टकराई, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई, इस अलोंग लाइन में क्या बना आपका, ट्रेंचेस बने, ठीक है। ये नीचे गई तो क्या होगी, रॉक जो है मेल्ट कर गई, और ये मेल्ट करके कहाँ पे गई, ऊपर गई, यहाँ पे आपने वॉल्केनिक सिस्टम्स बने। जब ये टकराई तो यहाँ पे आपको क्या बनी, पर्वत मालाएं बनी, ठीक है। यू कैन कॉल देम रॉकीज और यू कैन कॉल देम एंडीज और वट, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन सिस्टम्स बने, आपके वॉल्केनिक सिस्टम बने। फॉर इंस्टेंस साउथ अमेरिका में आपका कोटापेक्सी सुना होगा किसी नाम, तो कोटापेक्सी सुना है किसी ने, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। नॉर्थ अमेरिका में लेट अस टेक सेंट हेलिनाज, तो दे आर ऑल वोल्केनोज जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, अंडरस्टूड। ये देखो यहाँ पे पहली स्टेज है, सिर्फ अभी जो है डाइवर्जेंस होनी स्टार्ट हुई है, थोड़ा थोड़ा जो है डाइवर्जेंस हो रही है, और यहाँ पे अभी अभी जो है फिजर्स पड़ने लगे हैं। और यहाँ पे भी आपके किस तरह के ब्लॉक माउंटेन्स बनी है, छोटी छोटी माउंटेन्स, जो अफ्रीका में हो रहा है अभी, ठीक है। थोड़ी देर में ये भी टूट जाएगा और यहाँ पे भी ओशन टाइप आ जाएगा, थोड़ी देर में मीन्स लाइक 200-300 मिलियन साल बाद तक, वट एवर टाइम, ठीक है, अंडरस्टूड। जो वोल्केनोज यहाँ पे बनते हैं वो किस तरह के होंगे, वो फिशर वोल्केनोज या फिर शील्ड वोल्केनोज, जैसे मैंने आपको बताया शील्ड टाइप वोल्केनोज बन रहे हैं, ठीक है। शील्ड टाइप वोल्केनोज मीन्स पानी टाइप का जो लावा है वो निकलता है, इसके ऊपर डीप में बाद में हम कभी जाएंगे। देन देर इज, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओशियानिक कन्वर्जेंस हो रहा है, एक ओशियानिक प्लेट दूसरी ओशियानिक प्लेट के साथ कन्वर्ज कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ट्रेंचेस देखने में मिल रही हैं, एंड यहाँ पे आपको
आइलैंड आर्क, वॉल्केनिक आइलैंड्स की आर्क देखने में मिल रही है, फिलीपींस, जापान, कुरिल आइलैंड्स, इंडोनेशियन आइलैंड्स, ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस, ओ ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस, देन उसके बाद डाइवर्जेंस, देन उसके बाद कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कन्वर्जेंस, देन उसके बाद डाइवर्जेंस। ये जो वोल्केनो बना, दिस इज कॉम्पोजिट वोल्केनो, कॉम्पोजिट लिखा होगा कहीं पे, कॉम्पोजिट या स्ट्रैटो वोल्केनो, शील्ड वोल्केनोस, ये भी हम डिस्क्राइब करूंगा, अभी करूंगा। लगा पता? अंडरस्टूड? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं यार, ये कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके जो है आगे के कंसेप्ट आपको डीपली समझ में आएंगे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया है। सो ये जो है आपकी क्या है, दिस इज प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण मैंने आपको बताया जैसे कि दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना एसोसिएटेड हैं, वोल्केनोज या वोल्कनिज्म भी इसी से होता है, और अर्थक्वेक्स भी इसी से आते हैं। ठीक है कि सेस्मोलॉजी की स्टडी एंड आपकी वोल्कनिज्म की स्टडी दोनों जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद प्लेट टेक्टोनिक्स। चलो जी, सो देन कम्स योर यूनिट 4, सॉरी यूनिट 5, जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अर्थक्वेक्स के बारे में। ठीक है, अब अर्थक्वेक मैंने आपको पहले अभी पिछली पीपीटी में बता दिया, व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कुछ नहीं है, इट इज, वैसे हम लोग टिपिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक इज व्हाट, अर्थक्वेक, क्वेक मींस शेकिंग, दैट मींस शेकिंग ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक। ठीक है, बेसिकली क्या है, ट्रिमर्स हैं, ट्रिमर्स जो कि कहां से निकल के आ रहे हैं, अर्थ के नीचे से निकल के आते हैं, इवेंचुअली अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं, एंड देन वहां पे भी क्या, कंपन या वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, यू कैन कॉल देम ट्रिमर्स, यू कैन कॉल देम वाइब्रेशंस, यू कैन कॉल देम शेक्स ऑफ द अर्थ, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थक्वेक ओनली। ठीक है कि नहीं? ये अर्थक्वेक होते क्यों हैं, देयर इज, जब भी अर्थक्वेक आते हैं इट लीड्स टू रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। अभी हम आगे देखेंगे, अगर हम इनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ इक्वेट करें तो इतनी बड़े लेवल की एनर्जी निकलती है। ठीक है नहीं? एंड निकल के कहां से आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ, अर्थ के बीच से, या बीच से नहीं, मतलब अर्थ के नीचे से निकल के आते हैं। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे दो टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं, पहला होता है फोकस। फोकस जो है वो पॉइंट है जहां पे अर्थक्वेक क्या हो रहा है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है जी, जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं फोकस। यानी जनरली कहां पे होगा, जमीन के नीचे ही होगा। ठीक है नहीं, मे बी बिकॉज कि ये जो एरियाज हैं, अगेन दे आर पार्ट ऑफ योर प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स में, और एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, बिकॉज ऑफ दैट रिलीज ऑफ एनर्जी ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फोकस। ठीक है, फिर उसके बाद जब फोकस में ये एनर्जी रिलीज होती है तो दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, तीन फॉर्म से तो दो फॉर्म में निकलती है, एक होती है आपकी पी वेव्स, हर डायरेक्शन में निकलेंगी, और एक होगी आपकी एस वेव्स। ये दो फॉर्म से निकलती है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। इवेंचुअली ये वेव जो है ये पी वेव का मतलब, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी। ठीक है नहीं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पी को हम लोग प्राइमरी का बोलते हैं बिकॉज प्राइमरी जो है दे आर द फास्टेस्ट, प्राइमरी वेव दे आर द फास्टेस्ट एंड दे आर द फर्स्ट टू रीच द अर्थ, सबसे पहले अर्थ पे रीच करती है, तभी हम बोलते हैं प्राइमरी, पहले पहुंची। प्राइमरी का मतलब पहला ही होता है ना, तो पहले पहुंचना। सो जहां पे ये अर्थ के सरफेस में जब ये वेव डिटेक्ट होती है, वहां से वेव जो है अगेन अनदर दो फॉर्म या एक फॉर्म ऑफ वेव बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एल वेव्स। ठीक है कि नहीं? फोकस से ओरिजिनेट हुई, फोकस से ओरिजिनेट हुई तो क्या हुआ, यहां से वेव्स निकली, ये वेव्स सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करी, जैसे पानी में पत्थर मारते ना तो सारा वेव ट्रेवल करता ना, उसी तरह से हर जगह वेव ट्रेवल कर रही है। दो फॉर्म की वेव निकलती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है जी, जब ये वेव सरफेस से पहुंचती है तो सरफेस में ये वेव्स जो है मिलकर तीसरी वेव बनाती है, कॉल्ड एज एल वेव्स, कॉल्ड एज लॉन्ग वेव्स। ठीक है कि नहीं? ये सरफेस में वो पॉइंट जहां पे ये अर्थ को एक सबसे पहले डिटेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है कि नहीं? एपी सेंटर एंड फोकस। एक और वर्ड हम यूज करते हैं कॉल्ड एज हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर बता सकते हैं कोई क्या चीज होती है? हाइपोसेंटर कुछ नहीं होता है, फोकस का दूसरा नाम हाइपोसेंटर। ठीक है कि नहीं? सो हम लोग वैसे नॉर्मल पार्लेंस में फोकस बोलते हैं एंड आपका एपीसेंटर बोलते हैं। जो फोकस है उसको हम कई बारी हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत जाना पेपर में अगर कुछ ऐसा लिखा आ जाए तो। हाइपोसेंटर का मतलब फोकस है, एपीसेंटर मींस जहां पे पहली बारी सरफेस के ऊपर जब पहली बारी अर्थक्वेक डिटेक्ट हुआ। लगा पता?
तीन फॉर्म ऑफ वेव निकलते हैं। पहली होती है पी वेव्स, दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, और वो इस तरह से कंप्रेक्शन एंड रेयरफैक्शन इस तरह से चलती हैं। इसमें जो मटेरियल मीडियम है वो ऐसे एक्सपैंड करता है, कंप्रेस करता है, देन उसके बाद रेयरफैक्ट करता है, कंप्रेक्स एंड रेयरफैक्शन इस तरह से चलती हैं। तो ये जा रही हैं तो इस तरह से जाएंगी, ठीक है, कैमरे के साथ में इस तरह से जाएंगे, सॉरी उस तरफ आएगा नहीं ना हाथ, ठीक है कि नहीं। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और दूसरी होती हैं एस वेव, सेकेंडरी वेव, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव ऐसे जाती हैं, ठीक है कि नहीं। अभी ये भी वियर्ड हो रहा है तो ये लो ऐसे, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, एंड ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरह से जाती हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आगे मैंने और एनिमेशन रखी हुई, समझ में आया। प्राइमरी वेव्स दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ये वेव्स की खासियत क्या हो सकती है, प्राइमरी वेव जो है हर मीडियम से पास हो जाती हैं, मींस सॉलिड मीडियम से भी पास हो जाती हैं, लिक्विड मीडियम से भी पास हो जाती हैं। बट जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास हो सकती हैं, ये लिक्विड मीडियम से पास नहीं होती हैं, ठीक है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब ये वेव सरफेस से पहुंचती हैं तो एक तीसरी फॉर्म ऑफ वेव बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, एल वेव्स। दे कॉल्ड एज एल वेव्स, आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव मींस इनकी जो वेव लेंथ होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। देन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग वेव्स। ये जो है सरफेस में आती हैं, दे कॉज द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इन्हीं के कारण होती है। ये एल वेव्स फर्दर जो है दो वेव्स में बटी होती है, एक होती है लव वेव्स, एक होती है रेलिग वेव्स, ठीक है कि नहीं। दोनों जो है क्या है, सरफेस वेव्स है। जो आपकी लव वेव्स हैं वो इस तरह से चल रही हैं, और जो आपकी रेलिग वेव्स है वो इस तरह से चलती हैं। इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ये अभी हाथ वाला फंडा बहुत हो गया। पी वेव देखो, पी वेव का देख रहा चलना देखो इस तरह से। अभी फिर से देखने ये देखो, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कम ज्यादा दिख रहा है ना, पक्का। दिस इज पी वेव्स। एल वेव्स देखो, सॉरी एस वेव देखो, दे आर फॉर्मिंग दैट वेव पैटर्न, बना वेव पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कर रही है, एंड देन एक्सपैंड कर रही है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। पी वेव्स एंड एल वेव्स कौन सी ज्यादा अच्छी हैं, पी वेव्स अच्छी तो कोई भी नहीं है, सॉरी, बट कौन सी जो है फास्ट है, दे आर पी वेव्स। एंड प्राइमरी वेव्स तभी कहते हैं इनको, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, हर एक मीडियम से निकल जाती हैं। जब सरफेस पे पहुंची तो ये दो वेव्स बनती है, देखो, एक होगी आपकी रेलिक, उल्टा बोल गया मैं, एक होगी आपकी रेलिक वेव्स। रेलिक वेव्स देखो फिर उसी तरह से ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है, एंड लव वेव्स जो देखो ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है। वैसे दोनों पैटर्न एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आई किस तरह से बन रही है, इस तरह से शेक कर रही है एंड इस तरह से शेक कर रही है। ये दोनों के कारण ही जो है क्या होता है, अर्थक्वेक में मैक्सिमम डेवस्टेशन आती है। अब मैं इसके ऊपर आपको खंबा बना के दिखाऊंगा तो देखो, खंबा जो है वो, खंबा तो कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, बट वो इस तरह से एंड इस तरह से झूलेगा, तभी इस तरह झूलता है। तो कभी देखना अर्थक्वेक में खंबे इस तरह से झूलते हैं, नहीं देखे होंगे। अगेन वो 2011 वाली 12 वाली मूवी देख लेना, एक साल मैंने कम ही कर दिया मूवी का। 2012 मूवी देखना जाके, 2012, तो उसमें जब वो अर्थक्वेक का सीन दिखाया हुआ है कैलिफोर्निया में, तो उसमें ये वाला पैटर्न भी दिखाया हुआ है और कार्स को ऐसे ऐसे खिसकते भी दिखाया हुआ। लगा पता, 4 वेव्स पता चल गई पक्का। ये प्री में क्वेश्चन आते हैं यार इस तरह के, कि पी वेव एल वेव के क्या वो होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पी वेव प्राइमरी, कैन पास थ्रू एनी मीडियम, फर्स्ट टू रीच द ग्राउंड। एल वेव, सॉरी एस वेव सेकेंडरी, सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास होती हैं। एंड एल वेव सरफेस वेव्स होती हैं, दो तरह की होती है, रेलिग एंड लव वेव्स होती हैं। मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन यही पहुंचाती हैं, ठीक है कि नहीं। अगेन फिर हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, इनको मैप कैसे करना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक इस तरह की मशीन यूज करते हैं। वो मशीन मैंने लगाई नहीं यहाँ पे, जो इस तरह का मशीन होती है उसके ऊपर ऐसे कांटा लगा होता है, और यहाँ पे एक ऐसी पर्ची चल रही होती है। जब अर्थक्वेक आता है तो ये कांटा जो है हिलता है और वो इस तरह की रीडिंग्स देता है। इन रीडिंग से अपने को पता चलता है कि क्या हो रहा है, अर्थक्वेक की वेव्स आ रही हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ्स कहते हैं। इसलिए जो कंपन है इसको महसूस करती है, ये नीडल कंपन को महसूस करेगी और आपको उस तरह का पैटर्न बना के देगी, ठीक है कि नहीं। सेस्मोग्राफ कहते हैं इसको। इन सेस्मोग्राफ को हम दो तरह से डिपिक्ट करते हैं। इन सेस्मोग्राफ की रीडिंग्स को हम लोग दो तरह से डेसिफर करते हैं। पहला होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी।
मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है अर्थक्वेक से, ठीक है। एनर्जी रिलीज फ्रॉम द अर्थक्वेक, इट कैन बी फ्रॉम 0 to 10, 0 से 10 के स्केल में हम लोग इसे यूज करते हैं। और इस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्केल को हम लोग कहते हैं रिक्टर स्केल। छोटा स्केल बना हुआ है, एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कितने log बाय 10 का कितना का स्केल में कितनी एनर्जी आ रही है, उस हिसाब से बनाते हैं कि ये 6.5 का है, 6.10 का है, 6.20 का है, इस तरह से। 0.1 में 10 टाइम्स हो जाता है अर्थक्वेक का पावर। मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का 10 टाइम्स हो जाता है। मीन 6.1 से अगर 6.2 में चला गया तो 10 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है कि नहीं। सो अगेन 6.1 6.2 में बहुत ज्यादा वो है, मतलब एनर्जी का डिफरेंस है। एनी चीज, सेकंड आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ शेकिंग। ये बेसिकली हम लोग इंटेंसिटी को किस लिए यूज करते हैं कि कितना एनर्जी, कितना डेवस्टेशन एक अर्थक्वेक मचा सकता है, कितना जो है उसका जो डिस्ट्रक्शन का पावर कितना है उसका, ठीक है। इट इज बेसिकली द इफेक्ट्स ऑन पीपल, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। इसको हम लोग किस तरह देखते हैं? इसको हम लोग मर्कली स्केल से देखते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द अर्थक्वेक। एंड जो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक। कई कई बार ऐसा हो सकता है कि एनर्जी जो है बहुत ज्यादा रिलीज करी अर्थक्वेक ने, बट डिस्ट्रक्शन बहुत कम हुई है। और कई कई बार ऐसा हो सकता है कि एनर्जी बहुत कम रिलीज करी है, बट डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है कि नहीं। ये डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर्स कहाँ पे बने हुए हैं, किस तरह का जो पॉपुलेशन है या इनहेबिटेशन है कहाँ पे। फॉर इंस्टेंस हार्ड रॉकी सरफेस में अगर हम लोग बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है आपके सेंट्रल इंडिया में, डेक्कन प्लेटू के आसपास में, वो हार्ड रॉक्स हैं, वो हार्ड रॉक्स है, तो वहाँ पे वेव्स का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हार्ड रॉक्स हैं, वो कंपैक्ट रॉक्स हैं। बट अगर वही अर्थक्वेक आपके गंगेटिक प्लेन्स में आएगा, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, तो उससे डेवस्टेशन ज़्यादा होगा। बिकॉज जो मिट्टी है वो चिकनी है, एलुवियल सॉइल की बनी हुई है। एलुवियल सॉइल जो है कंपेरेटिवली कम कंपैक्ट है एंड चिकनी होती है, फटाफट से जो है क्या करेगी, वेव से डिस्ट्रक्ट, मतलब वेव से जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट जो नेपाल का अर्थक्वेक है, इट वॉज प्रिसाइसली सो डेवस्टेटिंग। क्यों? बिकॉज वो जो काठमांडू है, इट इज बेस्ड ऑन दैट चिकनी मिट्टी, वो एलुवियल सॉइल के ऊपर बना हुआ शहर है। काठमांडू जो है इट इज लाइंग बिटवीन द माउंटेन्स, एंड वो जो है रिवर के जो सिल्ट है, रिवर के जो सेडिमेंट्स है, उनसे बना हुआ है, ठीक है ना। एंड दैट इज वाई जब यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग का अर्थक्वेक आया था तो इतनी ज्यादा डेवस्टेशन मची थी, क्योंकि मिट्टी चिकनी थी, वो जो है स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके नहीं रख सकी, गिर गई। प्लस ऑब्वियसली ओवर पॉपुलेशन इन अ सिंगल सिटी, वो भी है, ठीक है ना। सो अगर हम इन दोनों स्केल्स को काइंड ऑफ इनका कंपैरिजन करके देखें तो जनरली 1 से 3 मैग्नीट्यूड को हम लोग मर्कली इंटेंसिटी में 1 से नापते हैं। मर्कली स्केल जो है वो 1 से 12 तक में नापता है, एंड जो आपका मैग्नीट्यूड है वो 0 से 10 तक पे नापता है। जब इनको कंपेयर करते हैं तो 1 से 3 का मैग्नीट्यूड जो है वो एक मर्कली स्केल में जो है एक इंटेंसिटी दिखाता है, ठीक है। ये जो है इंक्रीज होती रहती है, जब 7 से ऊपर का मैग्नीट्यूड आता है तो वो 8 से ऊपर की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक बन जाता है, ठीक है। सो हमेशा +1 टाइप का जो है इसका फंडा चलता है, बट दैट इज नॉट द थम्स रूल कि यही चलेगा, पर जनरली हम लोग +1 कर लेते हैं, ठीक है ना। सो मर्कली स्केल एंड रिक्टर स्केल फॉर मैग्नीट्यूड, मर्कली स्केल फॉर इंटेंसिटी। देखो ये इंटेंसिटी की हमने कैटेगरीज भी बांट रखी हैं। एक कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंटल पता भी नहीं चलता हुआ, ठीक है। एक से मतलब 4 टाइप के हमको पता भी नहीं चलते कि हुए। कोई बोल देता कि अर्थक्वेक आया था, बोलते अरे कहाँ आया था, नहीं आया था, ठीक है। कोई कहता नहीं आया था, कहता अर्थक्वेक आया था मेरी जिंदगी में आया था, जमीन में तो नहीं आया था, ठीक है ना। सो परसेप्टेबल, मतलब स्लाइटली परसेप्टेबल टाइप के अर्थक्वेक आते हैं, थोड़ा बहुत पता चलते हैं। 5 के बाद जो है दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। 5 के बाद जो है भूकंप के झटके महसूस होते हैं। 6-7 में जो है बड़े बहुत बुरे झटके लगते हैं, एंड इसके ऊपर जो है आपको कंटिन्यूस एंड विग्रस शेकिंग देखने को मिलती है, ठीक है कि नहीं। इससे डेवोस्टेशन क्या हो सकती है वो ये भी पता चल जाता है। अगर हम एनर्जी रिलीज की बात करें तो ये जो है आपकी एनर्जी रिलीज है। अगेन जो क्रैकाटोआ एक्सप्लोजन मैंने आपको बताया था, क्रैकाटोआ एक्सप्लोजन, इट इज मच 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 ग्रेटर देन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हमने किया आज तक। हमने सार बॉम्बा किया था ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। सार बॉम्बा रशिया ने 1950s में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था जिसने 50 मेगाटन जितना एनर्जी प्रोड्यूस किया था।
मतलब दिल्ली में गिरे तो चंडीगढ़ भी साफ है, ठीक है। तो इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने डेवस्टेट किया, बम फोड़ा था। और जो क्रैकाटोआ का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, उससे जो अर्थक्वेक निकला था, उससे जो अर्थक्वेक आया था, वो जो है इससे ऊपर है। जो चिली में अर्थक्वेक आ रखे हैं, अलास्का में अर्थक्वेक आ रखे हैं, वो इससे भी ऊपर है, ठीक है। सो एक अर्थक्वेक जो है इट रिलीजेस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मैंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन काय को लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इससे आपको इंटेंसिटी पता चल जाएगी कि कितनी एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर, और कितनी एनर्जी निकलती है अर्थक्वेक से, ठीक है कि नहीं। नाउ अर्थक्वेक जो है, नंबर ऑफ अर्थक्वेक एक साल में कितने अर्थक्वेक आ जाते हैं? दे आर मोर देन 30,000, 30,000 से ज्यादा अर्थक्वेक एक साल में आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। बट परसेप्टेबल जितने समझ में आते हैं कि आए थे, वो 300 से भी कम होते हैं। और जो सिग्निफिकेंट वाले हैं, दे आर नॉट इवन 1% ऑफ इट, मोस्टली 70-75 जो आपको अर्थक्वेक्स हैं, दे आर सिग्निफिकेंट वंस, ठीक है, जिसमें कि जो है 6 या उससे ऊपर के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है। कैसे? ये देखो, ये अभी लेटेस्ट अर्थक्वेक मैंने आपको दिखाए थे 2018 में, जैसे मैंने आपको बताया, इट वाज द 7.5 अर्थक्वेक, जो कि आया था कहाँ पे? इंडोनेशिया में। एंड इंडोनेशिया का ये आइलैंड था कॉल्ड एज पालू आइलैंड है। इसमें 2000 लोग के आसपास मरे थे। स्वालीज आइलैंड के पास में पालू सिटी, यहाँ पे मरे थे। अगर हम वर्ल्ड वाइड अर्थक्वेक की बात करते हैं 11 से 10 तक, तो आप देख सकते हो एवरेज अर्थक्वेक जो भी महसूस किया, अराउंड 13,000-14,000 अर्थक्वेक हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है नहीं। उसमें से रिक्टर स्केल में बड़े अर्थक्वेक जो कि समझ में आने वाले अर्थक्वेक जो हैं, कितने इतने इतने से ही हैं। एंड देन इवेंचुअली जो डेवस्टेटिंग वंस होते हैं, दे आर अराउंड लाइक 60-70 के आसपास में। 2020 में अभी तक सिर्फ जो है 2 7 पॉइंट के अर्थक्वेक्स हमने देखे हैं, ठीक है जी। कहाँ पे देखे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड? एक आपको जमैका में मिला। जमैका में क्यों मिला? जमैका में क्यों मिला? दूसरा जो है कुरिल आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स में क्यों मिला? बताओ भाई, इसको आंसर करो। अभी तो हम करके हटे कंसेप्ट। इतने बड़े मैग्नीट्यूड के यहाँ पे क्यों आए? और ये देखो, ये कितनी डीप है, कुरिल आइलैंड वाला कितनी डीप है, ये डीप क्यों आया? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? किसका कन्वर्जेंस हो रहा है? ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है। तो कन्वर्जेंस में क्या मैंने बताया था? डीप सीटेड अर्थक्वेक आएंगे। 140 किलोमीटर नीचे आया है अर्थक्वेक का फोकस, ठीक है नहीं। एंड इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, 7 मैग्नीट्यूड का, ठीक है कि नहीं? अंडरस्टूड। चलो, उसके बाद मैग्नीट्यूड, कुछ मैग्नीट्यूड के यहाँ पे भी आए। टर्की में आया। टर्की में क्या है? यहाँ पे मैंने आपको एनाटोलियन फॉल्ट, टर्की में यहाँ पे क्या है? स्लिप फॉल्ट है, ठीक है। ईरान, ईरान में मुझे नहीं पता क्या है, ऐसे ही आ गया, मतलब जस्ट फॉर फन, पता नहीं, तो ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज योर अर्थक्वेक्स एंड दिस इज द थ्योरी जो मैं आपको वो स्नैप वाली थ्योरी बता रहा हूँ ना, इस थ्योरी का एक्चुअल में नाम है, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। जो मैंने स्नैप वाली थ्योरी बनाई, दिस इज इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ऐसी हवा में नहीं बनाई मैंने। इट इज दिस इलास्टिक रिबाउंड। जब रॉक्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर जाती, एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, तो इससे इलास्टिक एनर्जी कंजर्व होती है। ये एनर्जी जो है वो सडन रिलीज होती है, इससे अर्थक्वेक में अर्थक्वेक्स आते हैं, इससे वाइब्रेशन पैदा होते हैं, ठीक है जी। हाउ एनर्जी स्प्रेड ड्यूरिंग दी अर्थक्वेक्स, ये बताता है ये चीज। देखो क्या होता है इससे, बेसिकली जब भी रॉक्स जो हैं अपोजिट साइड में फोर्स या शिफ्ट करती हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी होता है एंड ये डिफॉर्म होती रहती है अनटिल इंटरनल स्ट्रेंथ इज एक्सीडेड। जब इंटरनल स्ट्रेंथ निकल जाती है तो ये स्नैप करती है, दैट टाइम सडन मूवमेंट होता है एंड इट रिलीजेस लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो सिंपली ये वाला फंडा याद रखना, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम किसी को समझाओगे उसको भी ऐसे समझाना, मैंने भी ऐसे समझा था। फिर देर इज वन मोर थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये अर्थक्वेक्स हमेशा डेवस्टेटिंग नहीं होते, इनका हम लोग काइंड ऑफ इनका एक पॉजिटिव यूसेज भी हम लोग देखते हैं। ये जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोर जो है, हाउ डू वी नो कि कोर का क्या कंपोजिशन है, या हाउ डू वी नो कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, वो कैसे पता अपने को? वो इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक्स। ये अर्थक्वेक की वेव्स को हम लोग पूरे वर्ल्ड में स्टडी करते हैं एंड इवेंचुअली हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक की वेव्स है ना, वेव्स हैं किसी एक पॉइंट पे, अर्थ के किसी एक पॉइंट में ये वेव ओरिजिनेट हुई और ये हर जगह जाएगी, इवन अर्थ के सेंटर में भी जा रही हैं वेव्स, ठीक है नहीं। एंड इन वेव्स की अगर हम प्रॉपर्टीज को जान लें एंड इन वेव्स को हम लोग मैप करें, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर पोर्शन है वो किस तरह का होगा, कैसी डिसकॉन्टिन्यूटीज यहाँ पे आपको देखने में मिलती हैं, कौन सा एरिया सॉलिड है, कौन सा एरिया लिक्विड है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग द शैडो जोन्स ऑफ अर्थक्वेक्स। एंड इनसे हमें पता चलता है कि आपका आउटर कोर लिक्विड है,
या आपको जो है डिसकॉन्टिन्यूटीज मिल रही हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ फटाफट से। ये देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। लेट अस टेक इस पर्टिकुलर पोर्शन में अर्थक्वेक आया, ठीक है, एंड देन वेव जो है वो सारी जगह निकली बाहर, निकल रही हैं। ये कहाँ पे मेंटल के थ्रू पास करी, बट ये इस तरह से बेंड क्यों कर रही है, कोई बता सकता है व्हाई दे आर बेंडिंग लाइक दिस? वेव्स बेंड क्यों कर रही हैं, सीधी क्यों नहीं जा रही, ये ऐसी क्यों नहीं गई सीधी? इट इज बिकॉज, अरे रिफ्रैक्ट कर गई, रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही। नीचे वाला मीडियम डेंस है ना, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो कहाँ पे जाएंगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएंगी, एंड जब डेंस से रेयर में जाएंगी तो अवे अवे जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे वेवी टाइप पैटर्न बनता है। ये बना देखो 103 डिग्रीज तक, यहाँ पे हमने सारी जगह क्या नाम के सेस्मोग्राफ्स लगा रखे हैं। सो एक जगह पे अर्थक्वेक आता है, हम हर जगह सेस्मोग्राफ्स को मैप करते हैं। तो हमने देखा कि 103 डिग्री से 103 डिग्री ये पूरा रीजन में जो है हमको दोनों पी वेव्स और एस वेव्स मिल रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, 103 डिग्री से के बाद जो है हमें कोई एस वेव तो मिल ही नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ, जो एस वेव्स थी वो यहाँ पे जाके खत्म होगी। इसका मतलब कोई लिक्विड जो है लेयर मिली जहां से एस वेव्स आगे जा ही नहीं पाई, ठीक है कि नहीं। लिक्विड वेव्स, लिक्विड लेयर मिला, आगे जा ही नहीं पाई। उसके बाद जो बची हुई क्या, वो पी वेव्स मिली, बट पी वेव जो है इतने डेंस मीडियम में चली गई हैं कि उनको जो है बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ा, और यहाँ पे पी वेव का भी शेडो जोन मिला। तो मतलब 103 से 142 डिग्री तक हम लोगों को पी वेव्स भी नहीं दिखी, बट उसके बाद हमें 142 से 142 डिग्री जो बाकी वाला एरिया था वहां पे हमें पी वेव्स देखने को मिली, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ये स्कोर को क्या कवर करके इवेंचुअली ये कहाँ पे पहुंची, ये दूसरी साइड पे अर्थ पे हमने महसूस करी। यहाँ पे भी हर जगह सेस्मोग्राफ लगे हुए हैं। तो यहाँ सेस्मोग्राफ में हमें सिर्फ पी वेव्स मिली, हमें एस वेव नहीं मिली। तो दैट मीन्स कि ये बीच का लेयर जो है वो कहीं ना कहीं लिक्विड था, एंड लिक्विड से एस वेव पास नहीं कर पाई, सिर्फ पी वेव पास करी, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग अर्थक्वेक की जो है इनकी जो वेव्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, इनकी मैपिंग को लेके हम लोग बहुत सारी चीजें जान पाते हैं कि किस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का, ठीक है ना। वरना कोई नीचे तो गया नहीं ना, ये गया कोई? मैट डीमन बताया था ना लास्ट टाइम, पता ना मैट डीमन का कहाँ पे पहुंच गया। मैट डीमन ये मार्स में पहुंच गया, इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच मार्स, ठीक है कि नहीं। ये करंट अफेयर्स का सवाल है आपका सदी का। एनीवेज, मैट डीमन जी एक्टर है, जो लोग नए हैं मैट डीमन एक्टर है, तो ये मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट फॉर फन। पिछली बारी कई उन्होंने लिख भी लिया था, करंट अफेयर्स का सवाल है। चलो एनीवेज, सो दैट इज हाउ वी कम टू नो व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, लगा पता, अंडरस्टूड, पक्का। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच अ मूवी कॉल्ड एज जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इसमें ये लोग अर्थ के सेंटर में जा रहे हैं। दो काइंड ऑफ साइंस फिक्शन ही है, बट अगेन थोड़ा बहुत आपको तजुर्बा हो जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है कि नहीं। एक और आपके 1 घंटे की 1 आवर का एक छोटा सा वीडियो है, यूट्यूब में पड़ा है, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को, उसको भी देख सकते हो। उसमें भी इट इज़ बेसिकली दे आर डूइंग जर्नी टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, तो बता रहे कि कौन सी लेयर में क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू सी इट, नहीं देखना तो कोई चक्कर नहीं है, हम लोग इसलिए बैठे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, नहीं यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अभी रुको, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन तो करी नहीं, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन देख लो बस, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं अर्थक्वेक, वही वाला मैप निकाल लो। अगर निकालना नहीं निकालना छोड़ो, पर मैं बता देता हूँ। प्लेट बाउंड्रीज में मिलती हैं, रूल ऑफ थंब क्या है, प्लेट बाउंड्रीज में मिलती हैं, ठीक है नहीं। प्लेट बाउंड्रीज में आपको देखने मिलेंगी, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो है कहाँ पे मिलेंगी, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज मिलेंगी, बताने की जरूरत तो नहीं है। डाइवर्जेंस में कंपैरेटिवली एनर्जी कम कंजर्व होती है, बट कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्व होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फॉर इंस्टेंस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वो पैसिफिक प्लेट के सारा वाला एरिया जो आपका जापान वाला रीजन है, पैसिफिक फिलीपींस वाला रीजन है, और इस साइड से आपका जो आपका दैट एंडीज वाला एंड रॉकीज वाला रीजन है, वो सारा जो है इट इज कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्केनोस इरप्ट होते हैं यहाँ पे। यही रीजन है, कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आपको देखने मिलेंगे। मेडिटेरेनियन एंड हिमालयन रीजन, यहाँ पे भी कन्वर्जन आपको देखने मिल रही है। हिमालय वाला रीजन मैंने आपको बताया था, मेडिटेरेनियन वाला रीजन जहाँ पे अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ हिट कर रही है, कन्वर्जेंस अगेन, ठीक है। ऑलमोस्ट 90-95% यहीं पे आते हैं। उसके बाद डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में 5 या 10% जो वोल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वो आपको डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिलते हैं। कई बारी प्लेट बाउंड्रीज के बिना भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं।
इन द सेंटर ऑफ द प्लेट, बिल्कुल प्लेट के बीचों बीच भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नर्मदा में अर्थक्वेक्स आते हैं जो, या भुज में अर्थक्वेक आया था 2001, याद है किसी को 2001 26 जनवरी वाले दिन में जब हम झंडा लहरा रहे थे, भुज में बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे लोग मरे थे। ठीक है नहीं, भुज अर्थक्वेक बड़ा ही मतलब रिनोन केस स्टडी है। पहले हमको नहीं पता था क्यों आया, ना हम लोग प्लेट बाउंड्रीज में एंड इसको कंपैरेटिवली हम लोग कम इंटेंसिटी की सेस्मिक जोन मानते थे, बट देन हमें पता चला जियोलॉजिक स्टडी से कि यहाँ पे क्या है, क्रस्ट के बीच में फॉल्ट है। इवन प्लेट के बीच में भी क्या होता है, कई बार दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है ना, मूव कर रही है तो टकराने से यहाँ पे भी कई बार दरारें पड़ गई, क्योंकि प्रेशर तो पड़ ही रहा है इसके ऊपर भी। दरारें पड़ने से जो है कई बार ये जो दरार है ये नीचे स्लिप कर जाती है, ये नीचे बैठ जाती है, बैठने से क्या है, इसके ऊपर वाले लोग भी बैठ जाते हैं, मीन्स अर्थक्वेक आता है एंड ठीक है डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हो, ये सारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, दिख रहा है पैसिफिक रिंग, ऑल अलॉन्ग नास्का प्लेट भी है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो, ऑल अलॉन्ग प्लेट बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है कि नहीं, ये आपका जो है नर्मदा वाला रीजन है, सारी नर्मदा जो है वो कहां से, एक रिफ्ट वैली में बह रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है, दरार पड़ी हुई है एंड इस दरार में जो है कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं। सिमिलरली ये देखो, ये भुज वाला एरिया है, ये है भुज वाला फॉल्ट, यहाँ पे आया था भुज का अर्थक्वेक, यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं। ठीक है, कच्छ मेन लाइन फॉल्ट है, कतरोल फॉल्ट है, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं यहाँ पे, दरारें पड़ी हुई हैं, इन दरारों में कई बार अर्थक्वेक आ जाते हैं। सो इन प्लेट दरारें भी होती हैं और इन प्लेट आपको अर्थक्वेक देखने को भी मिलते हैं। इन प्लेट सेस्मिसिटी कहते हैं, इन प्लेट सेस्मिसिटी विद इन द प्लेट्स आती हैं। लास्ट सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया देख लो बॉस, कि आप कहाँ पे हो और कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा बड़े आ सकते हैं। पहले तो आप सारा हिमालयस लगा लो, ये तो बॉस पूरा पूरा प्रोन है। ठीक है, जोन 4 या जोन 5, जोन 5 हम उसको लेते हैं जहां पे कि 9 की इंटेंसिटी या इससे ऊपर के अर्थक्वेक आ जाते हैं, या मैग्नीट्यूड में जो है 7 से ऊपर के मैग्नीट्यूड वाले या 9 से इसके ऊपर की इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकते हैं, इनको हम जोन 5 में डालते हैं। जोन 4 में 8 इंटेंसिटी वाले, तो ये सारा रीजन जो है जोन 5 है, जोन 4 या जोन 5 है। इसमें भी कई कई जगह जो है वो हमने जोन 5 में डाली है, कई जोन 4 में डाली है। जहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं वो जोन 4 में, जहाँ पे कंपैरेटिवली मिट्टी या फिर एल्यूवियम का डिपॉजिट है, सेडिमेंट का डिपॉजिट है, वहाँ पे जोन 5। ठीक है जी, जैसे ये रीजन हो गया आपका, ये रीजन कौन सा है आपका, अरे बाप रे इसमें तो हम लोग खड़े हैं। ठीक है, सो ये वाला रीजन आपका देखो, एक जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है आपका, दिस इज आपका ऊपर उत्तराखंड के ऊपर वाला रीजन पिथौरागढ़ हो गया आपका, दैट उत्तरकाशी वाला रीजन सारा हो गया यहाँ पे। दिस इज योर पार्ट ऑफ दिल्ली एंड इसके आसपास वाला एरिया, ये वाला रीजन है। देन पार्ट ऑफ योर बिहार वाला पोर्शन, यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स है, नेपाल यहाँ पे है नहीं तो चलो अवॉइड करो, पूरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है कि नहीं, भुज वाला एरिया देखो, भुज वाला एरिया को भी हमने लाल कर दिया। जोन 3 देखो, मोस्ट ऑफ जो आपका मिड इंडिया है, सेंट्रल इंडिया देखो, ये जोन 2 में काय को है, इट इज बिकॉज यहाँ पे हार्ड रॉक्स मिलती हैं, हार्ड रॉक्स करके जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी कन्वर्ट नहीं होती है, इतनी ज्यादा जो है वेव्स डेवस्टेटिंग नहीं होती हैं, तो ये सारी जो है जोन 2 या जोन 3 में। लगा पता, अंडरस्टूड। मोस्ट ऑफ देखो अंडमान भी जो है जोन 5 में, क्यों, बिकॉज दे आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, करेंगे बाद में हम, हिमालय का ही एक्सटेंशन है। ये सारी जो है आपकी ये जा रही है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। लगा पता, यहीं पर रोकूंगा, पता चल गया मुझे कि इससे आगे जाना बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए। दैट इज इट फॉर टुडे। इन केस आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, वरना मेरी तरफ से दैट इज इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।